ये कहानी है एक 6 साल की बच्ची इसाकू की, जो एक याकुजा फैमिली यानी गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करती है। और हाल ही में उसके मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए हैं, जिसके बाद याकुजा फैमिली में अब उसकी देखभाल करने के लिए उसके दादाजी, जो गैंग के लीडर भी हैं, एक घर में लाते हैं। और उन्होंने उस बच्ची की देखभाल के लिए अपना एक गार्ड जो 16 साल का है उसे अपॉइंट किए हैं। अब याकुजा फैमिली से होने की वजह से इसाकू की कोई दोस्त नहीं बनते, और जब वो अब 16 साल की हो गई है, इन 10 सालों से उसका केयर करता आ रहा गार्ड, जो अभी 26 साल का हो गया है, उससे प्यार करने लगती है। और क्या एक याकुजा का गार्ड प्यार का मतलब भी समझ पाएगा? क्योंकि उसे तो प्यार के बारे में बस इतना ही पता है। नोटी उरा कहानी की शुरुआत होती है जहां इसाकू के दादाजी उसे न्यू घर लाके अपने सबसे काबिल गार्ड से मिलाते हैं, काया, जो उसका साया बन के हमेशा हिफाजत करने की बात कहता है। शुरू में तो कोई भी बच्ची घबराएगी ही, पर काया उसे उठा के ये वादा करता है कि वो उसका आखिरी सांस तक ख्याल रखेगा। अब इस इंसिडेंट को 10 साल बीत चुके हैं और इसाकू भी चाहती है नॉर्मल गर्ल्स की तरह लाइफ स्पेंड करना। इसीलिए वो आज हाई स्कूल से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आई है। वो आके अपने दादाजी से बताती है कि उसे भी अब हाई स्कूल में एडमिशन जल्द ही मिल जाएगा। उसके दादाजी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये बात सुन के काया भी भागा भागा आता है और इसाकू को गोद में उठा के उसे कांग्रेट्स कहता है। यहाँ इसाकू से कहती है कि वो अब बच्ची नहीं है, और वैसे भी मैंने दूर के हाई स्कूल में इसीलिए एडमिशन लिया है क्योंकि जरा सा भी किसी को पता चलता है कि मैं याकुजा फैमिली से हूँ तो कोई मेरा दोस्त नहीं बनता, और मैं इस बार बिल्कुल नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। वो सभी चीजें जो एक लड़की अपने हाई स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस करती है, मैं भी करना चाहती हूँ। और हाँ, अपना पहला प्यार भी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने स्कूल के ओपनिंग सेरेमनी के बाद लड़के लड़कियों को बात करते देखती है, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात करे, किससे करे। तभी वो कुछ लड़कों से टकरा जाती है और जमीन पे गिरने ही वाली होती है, तभी कोई लड़का आके उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही इसाकू को फील होता है कि उसे किसी लड़के ने संभाला है, उसे तो लगता है कि बस इसी की तो मैं तलाश कर रही थी। और जैसे ही वो उसे थैंक्स कहते हुए मुड़ती है, देखती है तो ये तो काया है, जो स्कूल यूनिफॉर्म में उसके स्कूल तक पहुंच गया है। वो इस बारे में उससे बात करने बाहर ले आती है कि तुम अंकल हो के टीनेजर्स के स्कूल में क्या कर रहे हो। काया कहता है कि अंकल, मैं अभी 26 साल का ही हूँ, और वैसे भी मुझे और दादाजी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर है। इस पर इसाकू गुस्से से कहती है, तो फिर तुम डेली पिकअप करने भी तो आ सकते हो, एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी। काया कहता है क्योंकि यहाँ लड़के हैं। ये सुन के इसाकू का रंग उड़ गया। काया कहता है कि और तुमने कहा था कि तुम बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, लेकिन तुम नहीं समझती। उसकी इतनी प्रोटेक्टिव बात सुन के इसाकू उसे गुस्से से कहते हुए चली जाती है, स्कूल में तुम मेरे साथ मत रहना बस। इसके बाद हम वही फ्लैशबैक देखते हैं जहां एलिमेंट्री स्कूल में इसाकू की फ्रेंड उससे दूर होने लगी थी, जब उन्हें पता चला था कि इसाकू एक गैंगस्टर की पोती है। अब हम वापस प्रेजेंट में क्लासरूम के अंदर का सीन देखते हैं जहां इसाकू कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, सब ग्रुप बना लिए। और फिर वो अपसेट होकर टेबल पे सर रखते हुए ये सोचती है कि ऐसे जरूर कोई मुझसे बात करने आएगा, और उसकी ये ट्रिक काम करे उससे पहले ही काया आता है, उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों बैठी है। अभी यहाँ 2 और लड़के इसाकू की तरफ बढ़ रहे थे जान पहचान करने, जिन्हें काया रास्ते में ही रोक देता है और उनसे कहता है कि हम बचपन से दोस्त हैं, मेरा नाम काया है और मैंने अभी अभी तुमको धमकाया है। जिससे इसाकू वापस उससे डांटती है और वो दोनों लड़के इन्हें अजीब है बोल के चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर आती हैं और कहती हैं, चलो बच्चों, आज हम क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करने वाले हैं। मॉनिटर समझ लो, हाथ उठाओ कौन बच्चा बनना चाहेगा। यहाँ इसाकू सोच रही होती है कि यही मौका है ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने का, और वो इस असमंजस में थी कि हाथ उठाए या नहीं उठाए। इधर उसकी तरफ काया देख के समझ जाता है कि इसाकू का पूरा मन है, इसलिए वो अपना हाथ उठा देता है, जिसे देख इसाकू भी अपना हाथ उठाती है। अब टीचर दोनों को उनका पहला टास्क देते हैं स्पोर्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना। यहाँ काया सभी स्टूडेंट्स के नाम जानता था, पता नहीं कैसे, और एक एक करके वो सभी को उनके फिजिकल एबिलिटीज को देख के उन्हें स्पोर्ट्स के लिए चूज करता है। अब एक गैंगस्टर को ऐसे बिहेव करते देख इसाकू सोचती है कि वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वो इसाकू को भी सिलेक्ट करता है वॉलीबॉल के लिए। सीन शिफ्ट होता है नाइट में जहां इसाकू उदास लेटी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि काया स्कूल आके सब खराब कर दिया और खुद 26 साल का होके अपना इंप्रेशन जमा आया है। यहाँ वो अपनी गलती भी एडमिट करती है कि वो अपने एक्सप्रेशंस बाहर नहीं ला पाती किसी के सामने। काया उसे फिर हक करते हुए इनकरेज करता है और कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो, तुम भी बहुत से अच्छे फ्रेंड्स बना लोगी, खुद को बस थोड़ा सा टाइम दो। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग में जहां इसाकू अपने कुछ सर्वेंट्स को कहती है कि उसकी वॉलीबॉल प्रैक्टिस में उसकी हेल्प करें, और गलती से वो बॉल इसाकू के कंधे पे लग जाती है, जिसके बाद काया आके उसे पीछे से लगा देता है। फिर काया अपने निगरानी में इसाकू को प्रैक्टिस कराता है। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में जहां कुछ लड़कियां इसाकू की हाथ पे प्रैक्टिस से आई चोट को नोटिस करती हैं।
और जब उन्हें पता चलता है कि इसाकू इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दे रही है क्योंकि वो चाहती है अपनी टीम को जिताना, जिससे लड़कियां उससे इम्प्रेस होती हैं, और इधर काया लगातार उस पर नजर बना के रखे रहता है। और जब वो देखता है कि इसाकू लड़कियों के बीच है तो वो बाहर आके फूफू करने लगता है। और मैच स्टार्ट होता है और इसाकू के हाथों पे पहले राउंड में ही चोट आ जाने के कारण वो दूसरे राउंड में अपने किक से पॉइंट्स स्कोर करती है और फिर अपनी टीम को जीत भी दिलाती है। और काया ये नोटिस कर लेता है कि उसके हाथों में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सभी के बीच में से उसे उठा के नर्सेस ऑफिस ले भागता है। यहाँ वो आके उसकी पट्टी करता है और इसाकू कहती है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं कैसा खेली? इस पर काया कहता है, खेली? ओ हाँ, बढ़िया। यहाँ इसाकू कहती है कि इसे तो मेरी परफॉर्मेंस की पड़ी ही नहीं है। यहाँ काया कहता है कि मैं उस पल को सोच के उदास हो जाता हूँ जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। इस पर इसाकू कहती है कि और आखिर इसका क्या मतलब था? काया कहता है कि इसे तुम घोंसले से उड़ जाने वाले चिड़िया से समझ सकती हो। इसाकू यहाँ मन में सोचती है कि मैं तुमसे दूर तो जाना चाहती हूँ पर नहीं जा पाती। मेरी दुनिया हमेशा तुम्हारे आसपास ही घूमती रहती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ उसे कुछ लड़कियां बाय कह के घर को निकलती हैं। यहाँ इसाकू को लगता है कि चलो आखिर मेरे भी कुछ फ्रेंड्स तो बन ही गए। अभी यहाँ काया उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर में बाथरूम से आया। उसके बाद घर निकलते हैं। उसके जाते ही एक लड़का तोमारू आके इसाकू से पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? यहाँ इसाकू घबरा के कहती है कि नहीं, हम बस बचपन से साथ रहते हैं। तोमारू फिर उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। इसाकू का तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या बताए। फिर वो उससे उसका इंस्टाग्राम हैंडल मांगता है। इसाकू हिचकते हुए कहती है कि इंस्टाग्राम आईडी तो है पर मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं आता है। और मन ही मन सोचती है कि इसे क्या बताऊं कि मेरे दोस्त ही नहीं है। तोमारू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उनकी बातें काया आते हुए सुन लेता है और गुस्से से एक ऑफिस में आता है और कहता है कि वो लड़का तोमारू इसाकू से इंस्टाग्राम आईडी ले रहा है। उनमें से एक कहता है तो अच्छी बात है ना, ये तो उनकी उम्र ही है बातें करने का। काया फिर अपनी गन उस पर पॉइंट करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी शुरू होने से पहले ये सब रोकना है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां घर बैठकर इसाकू सोच रही होती है कि क्या सही में काया मेरी फिक्र सिर्फ एज अ पेरेंट करता है। तभी उसे तोमारू का मैसेज आता है कि यहाँ भी फ्रेंड बन के अच्छा लगा। इसाकू और तोमारू फिर बातें करने लगते हैं और इसाकू सोचती है कि ये तो सही में एक टीनेज फ्रेंड्स कन्वर्सेशन की तरह है। अच्छा होगा कि मैं इस लड़के के प्यार में पड़ जाऊं। अगले दिन स्कूल के हॉल में तोमारू इसाकू को ग्रीट करता है। तभी उसके मुंह के आगे काया डस्टर साफ करने लगता है और कहता है बुरा मत मानना, आज मेरा दिन है। इसके बाद वो इसके करीब आके कहता है कि अगर तुम इसाकू का पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी सेटिंग किसी खूबसूरत लड़की से करवा दूंगा। उनकी ये फुसफुसाहट और काया के बिहेव देख के इसाकू गुस्से से कहती है बस करो, आखिर तुम किस सेटिंग के बारे में बात कर रहे हो। वो फिर काया की तरफ से तोमारू से माफी मांगती है तो तोमारू कहता है कोई बात नहीं, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रात में बैठ के इसाकू तोमारू के कुछ पोस्ट देख रही होती है। अभी गलती से वो एक पोस्ट को लाइक कर देती है, फिर जल्दी से ही उसे अनलाइक करती है। जिसके बाद उसे तोमारू का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम्हें अगर पोस्ट अच्छा लगे तो तुम लाइक कर सकती हो, और तुमने तो अभी तक कुछ पोस्ट ही नहीं किया। इसाकू कहती है कि उसके पास कुछ है ही नहीं अच्छा पोस्ट करने को। तो तोमारू से कहता है कि कोई बात नहीं। फिर तोमारू उसे इनवाइट करता है घूमने चलने और ढेर सारे फोटोज लेने के लिए। इसाकू सोच रही होती है कि यही लाइफ तो मुझे जीना था। वो उसे हाँ कर देती है तो तोमारू कहता है कि क्यों ना तुम कल कोरियोकी आओ, वहाँ हम सभी साथ में फन करेंगे। इसाकू ये सुन के और एक्साइटेड हो जाती है। तभी यहाँ काया आता है और उसे उसका फोन छीनते हुए कहता है कि मैं इसे अभी ब्लॉक कर रहा हूँ। इसाकू उसे ऐसा ना करने बोलती है और फिर अपना फोन उसे वापस लेने जाती है, जिससे वो काया के ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफी पास थे। काया उससे कहता है कि तुम अभी इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हो, और वो लड़का वो तो बिल्कुल नहीं। इस पर इसाकू कहती है कि अच्छा तो तुम ही बताओ कि मुझे कैसे लड़के को डेट करना चाहिए। काया कहता है कि वो जो ग्रेजुएट हो चुका है, जिसके पास एक जॉब है, जो एक अच्छी रिच फैमिली से है, जिसकी पर्सनालिटी एक एथलीट की तरह है। इस पर इसाकू उससे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या, ऐसे तो वर्ल्ड की आधी लड़कियां कुंवारी ही मर जाएंगी। तुम जाओ, मैं खुद डिसाइड कर लूंगी। इसके बाद वो तोमारू के कोरियोकी इनविटेशन को भी एक्सेप्ट कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ इसाकू काया से छिपते छिपाते हुए घर से निकलती है। रास्ते में उसे तोमारू और उसके दोस्त मिलते हैं, जहाँ वो लोग कुछ पिक्चर्स लेते हैं और इसके बाद सभी कोरियोकी की तरफ निकलते हैं। कोरियोकी पहुंच के सभी एंजॉय करते हैं, जहाँ एक लड़की के ड्रिंक पूछने पे इसाकू उसे एप्पल जूस मंगवाती है। वो लोग यहाँ गाना गाते हैं और इसाकू सभी को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़की सिगरेट निकाल के फूफू करने लगती है, तो दूसरी लड़की अपने बैग से बियर की बोतल निकालती है और एक तरफ दो लड़के लड़कियां मोमेंट्स एंजॉय करने लगते हैं। इसाकू ये सब देख घबरा के घर निकलने पड़ती है। तभी यहाँ तोमारू नशे की हालत में उससे आके कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुमसे सच्चा वाला प्यार हो गया है, मुझे एक किस दो ना। तोमारू इससे पहले उसके साथ जबरदस्ती करे उससे पहले ही काया यहाँ आ जाता है और उसके सर को टेबल में तब तक पटकते रहता है जब तक इसाकू उसे रुकने नहीं कहती।
फिर वो बाकियों को वार्न करके इसाकू को लेकर चला जाता है। फिर वो उसे कार में लाके पूछता है कि उसने कुछ किया तो नहीं। इसाकू कहती है कि नहीं। घर जाते समय इसाकू सोचती है कि वो सही में बेवकूफ की तरह ऐसे ही प्यार को ढूंढने निकल पड़ी थी और गिल्टी महसूस करने लगती है। तभी यहाँ काया उसे हक करते हुए कहता है कि मुझे उसे और पीटना चाहिए था ना। इसाकू तभी काया से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे। काया बताता है कि जीपीएस जो मैंने तुम्हारे फोन में लगा रखा है। इसाकू यहाँ फिर से खुद को ओवर प्रोटेक्टिव महसूस करने लगती है और कहती है कि ऐसे पीछा मत किया करो। तभी वो देखती है कि वो काया के शर्ट पे अपने लिपस्टिक का दाग छोड़ दी है। काया उससे पूछता है कि आखिर तुमने इतना मेकअप क्यों किया है। इसाकू कहती है क्योंकि मैं आज बाहर जाने वाली थी ना। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही। काया उसे देखे जा रहा होता है। इसाकू से कहती है कि मुझे ऐसा घूरना बंद करो, मैं काफी थक गई हूँ इसलिए सो रही हूँ। यहाँ काया सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू काया की मंथली टेस्ट पेपर दिखाते हुए पूछती है कि आखिर तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस क्यों नहीं हो, तुम्हें 0 मिला है। इस पर काया कहता है कि हाँ, पर मुझे मार्क्स लाने की जरूरत क्या है। इस पर इसाकू और गुस्सा होते हुए कहती है कि क्योंकि यहाँ तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का काम होता है अच्छे मार्क्स से पास होना। फिर इसके बाद वो काया को रीटेस्ट देने के लिए लाइब्रेरी लाके पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ 2 लड़कियां आके उन्हें ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करती हैं। इसाकू सोचती है कि चलो ये भी फीलिंग्स अच्छा है क्लासमेट्स के साथ बैठना। काश काया भी मेरा क्लासमेट होता तो चीजें आसान हो जाती। तभी वो नोटिस करती है दोनों लड़कियां काया से अलग ही टॉपिक पे बात करने लगती हैं। बातें करते करते वो काया से पूछती हैं कि क्या वो इसाकू को डेट कर रहा है। इस पर काया जवाब देता है कि नहीं, कभी नहीं। यहाँ इसाकू सोचती है कि उसने मुझे तो मेरी मर्जी के बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं काया एक जगह से निकलता है जहाँ उसे एक लेडी रुकने के लिए कहती है और काया उसे किस करते हुए कहता है कि उसे कल स्कूल जाना है। ये सुन के वो लेडी हैरान हो गई। घर जाते समय उसका ड्राइवर कहता है कि क्या आपने स्कूल के लिए उस खूबसूरत लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। और काया कहता है कि अब उसकी लाइफ में एक ही इम्पोर्टेंट लड़की है, वो है इसाकू। घर आके वो इसाकू से मिलता है तो इसाकू को काया की बॉडी से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है, जिसके बाद उसका मूड खराब हो जाता है। काया उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैं पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहा। अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। फिर इसाकू उसे पढ़ाने तो बैठती है पर काया उसे अच्छे ग्रेड्स लाने के बदले रिवॉर्ड मांगता है। इसाकू कहती है कि अगर तुमने अच्छा मार्क्स लाया तो तुम मुझसे कोई भी रिवॉर्ड ले सकते हो, क्योंकि उसको लगता था कि काया के ग्रेड्स बेहतर तो नहीं होने वाले, वो रीटेस्ट में भी फेल ही होगा। वो पानी लेकर के जब वापस आती है तो देखती है कि काया वहीं पे सो गया है। वो आके उसकी धड़कनें देखने लगती है कि ये जिंदा तो है ना। फिर वो भी वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह उसके मुंह के सामने काया उसे गुड मॉर्निंग कहता है, जिससे वो घबरा के उठती है। ब्रेकफास्ट करते हुए काया उसे कहता है कि आज से वो पढ़ाई को भी सीरियसली लेगा। रीटेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं जहां इस बार काया ने सही में अच्छे मार्क्स लाए थे। इसके बाद वादे के मुताबिक काया इसाकू से अपनी रिवॉर्ड डिमांड करता है। इसाकू कहती है कि ठीक है, बोलो क्या चाहिए। काया कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इसाकू पूछती है पर क्यों। काया इससे पहले कुछ कहता है, इसाकू उसे नर्वस होकर मना कर देती है। काया फिर डिसाइड करता है कि वो दूसरी रिवॉर्ड डिमांड करेगा और उसमें वो इस संडे काया को साथ में जू घूमने चलने के लिए कहता है। वो दिन आता है और काया इसाकू से कहता है कि तुम्हें जानवर पसंद है ना। 8 साल बीत गए जब मैं तुम्हें यहाँ लाया था और अब देखो तुम तो बाघ से भी नहीं डरती हो। इसाकू कहती है हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर इसके बाद इसाकू को कोआला दिखाने के लिए ले आता है जहाँ पे काफी भीड़ थी, जिस वजह से वो इसाकू को गोद में उठा के कोआला दिखाता है। जिसके बाद वो लोग एक जगह पे बैठ के खाना खाते हैं जो काया बना के लाया था। यहीं पे वो उसकी एक खरगोश के साथ फोटो लेती है जिसे काया इसाकू की तरह ही प्यारा बता रहा होता है। यहाँ इसाकू को रियलाइज होता है कि वो किस वाली बात काया ने उसे इसलिए भी कही होगी क्योंकि वो उसे बचपन से एज अ पेरेंट की तरह भी तो केयर करते आया है। अब यहाँ पहली बार इतनी बड़ी हील सैंडल पहनने के कारण इसाकू के पैरों में सूजन आ गए थे। वो उसके पैरों को देखते हुए कहता है कि तुम आज काफी सुंदर दिख रही हो। यहाँ इसाकू सोचती है कि उसने आज हर एक छोटी से छोटी चीजें मैनेज करके पहनी है सिर्फ इसलिए ताकि एक बार काया उसे कॉम्प्लीमेंट दे दे। फिर वो उसे उठा के ले जाने के लिए पूछता है पर इसाकू मना कर देती है तो वो उसका हाथ पकड़ के संभालते हुए ले जाने लगता है। रास्ते में वो उससे किस वाले रिवॉर्ड के लिए सॉरी कहता है क्योंकि उसके लिए किसी लड़की को किस करना आम बात है। ये सुन के इसाकू फिर से उसे नाराज होकर हाथ छुड़ा लेती है। यहाँ काया कहता है पर मेरे लिए ये पहली बार था जब मैं किसी को किस करने के लिए कहा हूँ। यहाँ इसाकू सोचती है कि ये गलत है क्योंकि अगर मैंने ये किया तो फिर मेरे पीछे मुड़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दूसरी पल वो ये सोचती है कि पीछे मुड़ना किसको है, वो हमेशा से तो यही चाहती आई है। वो फिर उसे मंजूरी दे देती है पर 1 सेकंड बाद ही वो मना करते हुए वहां से भागने लगती है। भागते हुए उसके हैट वहीं पे नीचे गिर जाते हैं, जिसे जैसे ही काया उठाता है उसके पीछे से कोई आदमी उस पर गन पॉइंट कर देता है, जिसके बाद हम गन फायर के साउंड सुनते हैं और इसाकू भी भाग के वापस आती है जहाँ काया के सामने वो आदमी गिरा हुआ था और उसकी भी हाथ से गोली छू कर निकल गई थी।
इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर इसाकू काया का निकलने का वेट कर रही होती है, ये सोचते हुए कि वो काया के इस डार्क साइड को तो भूल ही गई थी। काया बाहर आके दर्द होने का नाटक करता है तो इसाकू उसे एक टपली मारती है उसे ऐसा करने के लिए। फिर उसे कहती है कि वो इस बारे में अब बात नहीं करेंगे जो कुछ कल हुआ, और सोचती है कि क्या काया मेरे लिए एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं। सीन शिफ्ट होता है और उस दिन के बाद से दोनों में वैसे कोई बातें नहीं हुई। इधर क्लास में वेकेशन के लिए सब ग्रुप्स बना रहे होते हैं और कुछ लड़कियां काया और इसाकू को अपने ग्रुप्स में रखते हैं, जिससे इसाकू काफी खुश होती है। फिर सभी पिकनिक के लिए बस से निकलते हैं, जहाँ कुछ लड़के मछलियां पकड़ते हैं और काया अपने गैंगस्टर के स्किल्स मछलियों पे कर रहा होता है। इधर इसाकू प्याज काट रही थी, जिसके आंसू आता देख एक लड़का अपने शर्ट में उसे पोंछ रहा होता है। तभी एक चाकू आके उसके सामने के लकड़ी के खंबे में लगता है जो काया ने फेंकी थी, जिससे वो डर के वहां से भाग जाता है। इसाकू से पूछती है कि ये क्या था, उसे अगर लग जाती तो, और काया उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। सीन शिफ्ट होता है लेट नाइट में, जहाँ सोते समय लड़कियां इसाकू से कहती हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सही में कमाल का है। इस पर इसाकू कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, ओ माफ करना, पर तुम दोनों एक साथ रहते हो तो हमें ऐसा लगा, जैसे अगर वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। इस पर इसाकू कहती है, फिर तो अपना ख्याल रखना। उनमें से एक बताती है कि उसे तो कुछ लड़कियों ने पहले भी प्रपोज किया है और उसने रिजेक्ट कर दिया। ये सुन इसाकू सोचती है कि हैं, उसे प्रपोजल भी आए हैं। अभी एक लड़की को याद आता है कि उसने अपना फोन चेंजिंग रूम में ही छोड़ दिया है, तो सभी छिपते छिपाते हुए जाते हैं क्योंकि ये टाइम अब बॉयज के नहाने का था। और अंदर पहुंच के वो देखते हैं कि शायद सभी नहा के चले गए हैं। तभी यहाँ इसाकू काया से टकरा जाती है, जिसे देख इसाकू पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। काया कहता है कि नहा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन टैटूज को दिखाते हुए क्लासमेट्स के साथ तो नहीं नहा सकता ना। तभी यहाँ इसाकू की फ्रेंड्स आती हैं और कहती हैं, चलो हमें अपना फोन मिल गया है। इसाकू से कहती है, चलो मैं आ रही हूँ। इसके बाद इसाकू काया से कहती है कि जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, मैं रखवाली करती हूँ। यहाँ वो ये भी कहती है कि तुम्हारा वो चाकू फेंकना बिल्कुल भी फनी नहीं था। काया कहता है कि हाँ, मेरा निशाना चूक गया था। इसाकू कहती है कि इतना भी प्रोटेक्टिव होना बंद करो। काया कहता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि तुम किसी के साथ भी घुल मिल जाती हो। इसाकू पूछती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। काया कहता है कि उस टाइम को ही याद कर लो जब तुमने मुझे किस एज अ रिवॉर्ड देने के लिए मना किया था, फिर मेले में तुमने हामी भर दिया और फिर तुम कहती हो कि उस बारे में कोई बात नहीं होगा। इस पर इसाकू कहती है कि मुझे माफ कर दो, ऐसी चीजें मुझे बिना सोचे समझे नहीं बोलनी चाहिए थी। खैर तुम्हारी तो बहुत सी गर्लफ्रेंड्स होंगी ना। काया कहता है कि वो अलग बात है। इसके बाद इसाकू सोचती है कि उसकी लाइफ में नॉर्मल रोमांस लाने के लिए उसे याकुजा फैमिली से अलग होकर जीना होगा, क्योंकि मैं काया की बनने लायक ही नहीं हूँ। और मैंने उसे इसलिए किस नहीं किया क्योंकि मैं अगर आगे बढ़ी तो फिर उससे दूर नहीं हो सकती। अभी यहाँ काया निकलता है और कहता है कि मुझे भी माफ कर दो, उस फायरिंग वाले दिन तुम्हें ये सब देखना पड़ा और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ टीचर्स के नहाने का टाइम हो जाता है और दोनों एक ही बाथरूम में उनके चले जाने तक छिपे रहते हैं और फिर उनके जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग, जहाँ सभी टीचर्स स्टूडेंट को वर्कआउट करा रहे थे। तो एक लेडी टीचर आके काया की बॉडी को देख के कहती है कि वाह क्या कमाल की बॉडी है। काया कहता है और आपकी भी। टीचर कहती है पर तुमने कब देखा। काया उनसे कहता है कि मैंने इमेजिन किया। क्या मैं देख सकता हूँ कि मैंने सही इमेजिन किया या नहीं। तभी यहाँ इसाकू आती है, उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो, तुम तो खुलेआम टीचर्स के साथ फ्लर्ट करने लगे। इसके बाद सब बीच किनारे मस्ती कर रहे होते हैं और इधर इसाकू एक हुडी वाले सस्पिशियस मैन को नोटिस करती है जो काया के आसपास घूम रहा होता है। वो फिर उसका पीछा करती है और उसे काया के पास आता देख उस पे एक तरबूज फेंक के मारती है। काया यहाँ इसाकू को बताता है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है ताकि उस दिन की तरह कोई मेरे पे पीछे से अटैक ना करे। फिर इसाकू उससे माफी मांगती है। वापस आने पे उसकी क्लासमेट पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुमने तो तरबूज तोड़ना मिस ही कर दिया। इसाकू मन में ही सोचती है कि नहीं, मैंने तो तुम लोगों से अच्छा ही तोड़ा। तभी यहाँ एक लड़की की सनस्क्रीम खत्म हो जाती है तो इसाकू कहती है कि मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ। और वो फिर कैंप से सनस्क्रीम लाने जाती है, जहाँ दो गुंडे आके उससे कहते हैं कि तो तुम ही सेनागाकी की पोती हो, और उसे पकड़ के कार में ले जाने लगते हैं। इधर काया इसाकू के बारे में उन लड़कियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि इसाकू सनस्क्रीम लेने गई है। वो कैंप में आके देखता है जहाँ सनस्क्रीम तो वहीं पर पड़ी थी पर इसाकू नहीं थी। उसका बॉडीगार्ड आके बताता है कि उसने 2 सस्पिशियस आदमी को बीच पे घूमते हुए देखा था, ये शायद उन्हीं का काम होगा। काया उसे एक पंच मारते हुए कहता है तो फिर तुम उन दोनों पे नजर क्यों नहीं रखे। वो गिरते हुए कहता है पर मैं तो आपका बॉडीगार्ड हूँ ना। इधर कार में दोनों गुंडे बात करते हुए जा रहे होते हैं, पर अगर इसका दादा को पता चल जाएगा तो फिर तो गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी ना। तो दूसरा कहता है कि नहीं पता चलेगा, काया को हम धमकाएंगे इसे सीक्रेट रखने के लिए। तभी कार चेज शुरू हो जाती है और काया पीछे से गन पॉइंट करते हुए इन्हें गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो इनके बराबर में आके ड्राइवर पे गन पॉइंट कर देता है और उसे कार रोकने के लिए कहता है। उनमें से एक टकला इसाकू को पकड़ के उस पर गन पॉइंट कर देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने शूट किया तो ये तो गई काम से।
इससे काया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काया कुछ करे उससे पहले ही साकू उस टकले को जोर से धक्का मारती है और मौका पाते ही काया उसे एक लात मारता है जिससे कार अनबैलेंस होकर पानी में गिर जाती है। काया भी उस कार के साथ पानी में जाता है और इसाकू को बचा के बाहर निकालता है और उन दोनों किडनैपर्स को तो तैरना भी नहीं आता था। बाहर आके काया उसे हक करते हुए पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसाकू उसे थैंक्स के साथ साथ उसे सुनाती भी है हमेशा ऐसे पागलपन करने के लिए और फिर उससे आगे से ऐसे किसी खतरे में ना पड़ने का प्रॉमिस मांगती है, ये जानते हुए भी कि काया का यही काम है। काया भी प्रॉमिस करता है ये कहते हुए कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी प्यारी उंगली को ना खोऊं। जाते समय इसाकू सोचती है कि मैं काया के साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो। कैंप आके टीचर दोनों को डांट लगाती हैं और कहती हैं वाह जरा देखो तो हमारे दोनों क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही गायब थे। काया बहाना बनाता है पर कोई फायदा नहीं होता। टीचर कहती हैं कि रात के बोनफायर और फायरवर्क्स इवेंट में तुम दोनों नहीं दिखोगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है, तब तक बैठ के माफीनामा लिखो। टीचर के जाने के बाद इसाकू कहती है कि मैं उस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड थी और ऐसे इनकी पिकनिक खत्म होती है। अगले दिन घर पे इसाकू काया को बुला के उसे अजीब अजीब तरह से पकड़ के कुछ कर रही थी। काया कहता है कि माना तुम क्यूट हो लेकिन ये क्या कर रही हो। इसाकू कहती है कि मैं तुम्हें उठा के फेंकने की कोशिश कर रही थी। काया कहता है ओहो और क्यों, क्या मैंने कोई गलती की है। इसाकू कहती है कि नहीं, मैं बस यूट्यूब पे बताई डिफेंस की ट्रिक्स तुम पे ट्राई कर रही थी जिससे मैं ऐसे किसी वर्स्ट सिचुएशंस में तुम्हारी हेल्प कर सकूं। काया कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने के बारे में सोचूंगा। इसके बाद फिर वो बाहर जाने लगता है। इसाकू उसके हाथों में हॉलीडे होमवर्क की सीट देखती है और कहती है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम किसी और से नहीं करवा सकते हो। काया कहता है पर मुझे ये बोरिंग लगता है। इसाकू कहती है फिर मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। काया कहता है कि एक शर्त पे, हॉलीडे होमवर्क फिनिश करने के बदले में तुम मुझे रिवॉर्ड दोगी। जिससे इसाकू को उसकी फिर से किस एज अ रिवॉर्ड देने वाली बात याद आती है और उसे कहती है कि ठीक है पर तुम कोई ऊट पटांग मांग नहीं रखोगे। काया कहता है कि हाँ ठीक है। होमवर्क खत्म करने के बाद इसाकू कहती है कि मैंने कहा था कोई ऊट पटांग मांग नहीं रखना, फिर मैं बीच के कपड़े घर पे क्यों पहनी हुई हूँ। इस पर काया उसे कहता है क्योंकि ये मुझे बीच पे देखने को नहीं मिला, तुमने स्वेट शर्ट जो डाल रखा था। इसाकू इस पर भड़कते हुए उससे कहती है पर तुमने ही तो उतारने से मना किया था। काया कहता है कि हाँ क्योंकि वहां और भी लड़के थे। इसाकू उसकी इंटेंट समझ नहीं पा रही थी और वो सोचती है कि जो भी हो पर मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने ये इसलिए खरीदा था ताकि काया मुझे इस ड्रेस में देखे। तभी काया उसे बाहर दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए फोटोजेनिक पूल फायरवर्क्स का इंतजाम किया है। जिसे देख इसाकू काफी खुश होती है और थोड़ी कंफ्यूज भी कि तुम्हें कब से इन सब चीजों में रुचि होने लगी। खैर फिर थोड़ी देर पूल में बैठने के बाद इसाकू काया से पूछती है कि क्या तुम पूल के मजे नहीं लोगे। काया पूछता है मैं। इसाकू कहती है कि हाँ तुमने इतनी मेहनत जो की है। काया कहता है कि फिर तुम मना मत करना। काया फिर अपने कपड़े उतार के सिंगल सीट वाली जगह होने की वजह से इसाकू को उठा के बैठ जाता है। इसाकू कहती है कि ये पोजीशन सही में मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिंग है। काया कहता है कि तुम कितनी बड़ी हो गई हो। इसाकू कहती है कि डर्टी माइंडेड याकुजा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने सभी हॉलीडे होमवर्क्स खत्म कर रही थी, तभी उसे उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है जो उसे साथ में कल घूमने चलने के लिए पूछते हैं। यहाँ इसाकू सोचती है कि फ्रेंड के साथ घूमने का प्लान बनाना ये तो सही में मेरे लिए एक सपने जैसा है। फिर वो उठ के अपने सर्वेंट्स के कामों को खुद से करने की जिद करने लगती है और वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि अगर काया को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगा। फिर वो आके अपने बेड पे गिरते हुए कहती है कि मैं बोर हो रही हूँ, पहले मैं अकेली रह लेती थी पर अब मुझे मेरे आसपास लोग चाहिए। तभी यहाँ काया आता है जिसे देख के इसाकू काफी खुश होती है। काया उसे कहता है कि लगता है तुम काफी बोर हो रही हो। इसके बाद वो साथ में लाए जेली खाते हैं और काया उससे फेस्टिवल घूमने चलने के लिए पूछता है। इसाकू ये सुन के काफी खुश तो होती है पर उसे याद आता है कि वहाँ उनके एलिमेंट्री स्कूल की दोस्त भी होंगी जिन्होंने ही ये पता चलने पे कि मैं याकुजा फैमिली से हूँ मुझसे बात करना बंद कर दिए थे। पर फिर भी करेज लेके इसाकू काया के साथ जाने के लिए रेडी होती है। वो फेस्टिवल में युकाटा पहने थी जिसकी तारीफ काया करता है। इसाकू कहती है कि मैं समर में एक बार तो इसे पहनती ही हूँ। तभी उसकी नजर उसके एलिमेंट्री स्कूल के दोस्तों पे जाती है जो इसाकू को देख के बातें करने लगते हैं कि ये तो वही है ना सेनागाकी की पोती, और इसके साथ वो लड़का कौन है, जरूर याकुजा का ही गार्ड होगा। तभी काया उनके पास जाके उन्हें ग्रीट करता है और इसाकू का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहता है कि मैं इसाकू का क्लासमेट हूँ और हम डेट पे हैं। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काया इसाकू से पूछता है कि क्या वो घर जाना चाहती है। इसाकू कहती है कि नहीं, अगर तुम मेरी हाथ पकड़ के घूमोगे तो मुझे उनके सामने अच्छा लगेगा। काया राजी हो जाता है। फिर वो दोनों एक शॉप पे आते हैं जहाँ इसाकू को एक डॉगी काफी पसंद आता है जिसे विन करने के लिए वो अपने हाथों में टॉय गन ले लेती है पर उसके तीनों शॉट गलत लगते हैं। इसके बाद काया कहता है कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ। इसके गन को पकड़ने के प्रोफेशनल तरीके को देख के दुकानदार मन में सोचता है कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। वो उसे एक शॉट में ही विन कर लेता है जिसके बाद वो अजीब से डॉगी इसाकू के हाथ में था
आगे चलने पे काया इसाकू को एक मास्क लगा लेने बोलता है, जिससे उसे बार बार उन दोस्तों से दिख जाने का डर नहीं रहेगा। और फिर उसके लिए बैठने की जगह ढूंढने जाता है, क्योंकि जू की तरह यहाँ भी इसाकू के पैर हिल्स पहनने की वजह से दर्द देने लगे थे। यहाँ इसाकू अकेले खड़ी उस डॉगी को देख रही थी, जिसके आंख और बाल उसे काया के शक्ल जैसे दिखते हैं। वो उसे किस करते हुए गले लगाती है, जिसे ऐसा करते देख काया दूर से देख लेता है। फिर वो आके उसे कहता है कि लगता है हमें घर ही चलना होगा। इसाकू पूछती है, तो क्या हमारी नकली डेट अब खत्म होने वाली है? काया कहता है कि हाँ, पर इसमें नकली वाली क्या बात थी, सभी चीजें तो रियल में हुई हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारी क्लासमेट्स। इसाकू झट से मास्क लगा लेती और काया उसके माथे पे एक किस करता है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ही क्यूट हो। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ काया इसाकू को डार्क सर्कल को देख पूछता है, क्या तुम अच्छे से सोई नहीं? इसाकू कहती है, क्योंकि आज मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने की एक्साइटमेंट थी। इसके बाद वो अपने स्कूल के उन्हीं क्लासमेट्स के साथ घूमती है, खाना खाती है, पिक्चर्स लेती है, जहाँ इसाकू काफी खुश थी कि वो भी एक नॉर्मल लड़कियों की तरह मस्ती कर रही है। फिर सभी एक दूसरे को बाय करके निकलते हैं कि फिर और किसी दिन भी प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग काया इसाकू का ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहा होता है, पर वो नहीं आती है। उसके कमरे में आके देखता है तो इसाकू अभी तक सो रही थी। वो देखता है कि वो उस डॉगी को लेके सोई है, तो वो उसे साथ रख के सोने का कारण पूछता है। इसाकू कहती है कि ये मुझे तुम्हारी तरह ही लगता है, बिल्कुल खड़ूस। काया फिर उस डॉगी को फेंकते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे तो उस डॉगी से अब जलन होने लगी है। यहाँ इसाकू की धड़कनें तेज होने लगती है और वो सुनती है काया की धड़कन कितनी शांत है। फिर वो सोचती है कि काया ने कितनी आसानी से फेस्टिवल में उसकी फ्रेंड्स के आगे कह दिया कि वो लोग डेट पे हैं, और फिर वो भी शांत होकर सो जाती है। काया यहाँ पे उसके काफी करीब आ गया था, जैसे वो उसे किस करने वाला हो, और वो देखता है कि वो काफी काम होकर के सो गई है। इसाकू सपने में काया के साथ बिताई फेस्टिवल की इवेंट्स देख रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ इसाकू को उसके दादाजी अपने मुंह बोले भाई और उसके बेटे से मिलाते हैं, जो भी अभी फर्स्ट ईयर में ही है और दूसरे हाई स्कूल में। यहाँ मिक्यू इसाकू से सबसे पहले यही पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसके डैड उसे मुक्का मारते हुए कहते हैं कि जरा तमीज से बात करो नालायक। इधर उसकी बातें सुन काया गुस्से में था और इसाकू उसकी बातों को सुन सोचती है कि मैं इसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इसाकू अपने फ्रेंड्स के यहाँ आई थी, जहाँ सभी बैठ के रोमांटिक मूवी एंजॉय कर रहे थे। मूवी एंड होने पे सभी डिस्कस करने लगते हैं अपने फर्स्ट किस के बारे में, क्योंकि मूवी का टाइटल भी कुछ ऐसा ही था। दोनों इसाकू से पूछते हैं कि क्या उसने अपना पहला किस किया है, तो इसाकू उस इंसिडेंट को याद करती है जब उसने काया को किस करने की मंजूरी दी थी पर फिर भाग गई थी, और कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। दोनों उससे पूछते हैं कि क्या तुम काया के बारे में सोच रही हो? थोड़ा अजीब है, पर तुम्हें उसके साथ डेट पे जाना चाहिए। वो फिर उन्हें फेस्टिवल वाली बात याद दिलाती है जब काया ने कहा था कि ये एक डेट है। ये सुन के उसके दोनों दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका मतलब है कि तुम काया को पसंद करती हो? इसाकू कहती है कि हाँ, पर मुझे नहीं पता कि वो मेरे लिए कैसी फीलिंग्स रखता है। यहाँ वो फिर उसे काया को टेस्ट करने के लिए बोलती हैं। घर जाते समय वो सोचती है कि मैंने ऐसी वियर्ड बातें किसी के साथ नहीं करी, और फिर भी मुझे मजा आया। घर आने पे काया इसाकू से पूछता है, तो तुमने आज क्या क्या किया? इसाकू बताती है कि हमने मूवी देखी, स्नैक्स खाया, और काया पूछता है और क्या? इसाकू कहती है कि हमने लड़कों के बारे में बात की। काया कहता है कि बात की? मुझे यकीन है तुमने सिर्फ सुना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए तो कोई है ही नहीं। इसाकू कहती है कि नहीं, मैंने कहा भी। काया उसे कहता है तब तो वो जरूर मेरे बारे में ही होगा। इसाकू ये सुन के दरवाजा बंद कर देती है और सोचती है कि मुझे काया बिल्कुल समझ में नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिक्यू एक आदमी को पीट रहा था। उसका गार्ड उसे मना करता है तो मिक्यू कहता है कि मैंने शुरू नहीं किया था। इसके बाद वो जाते समय स्कूल में इसाकू को देखता है, तो वो आके उसके बालों को टच करते हुए कहता है कि फिर से मिलके अच्छा लगा। तभी यहाँ काया उसे पिलर से सटा के कहता है कि और मुझे भी। मिक्यू उसे देख के कहता है कि तुम आखिर एक याकुजा स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है? इसके बाद काया उसे स्कूल से बाहर लेके आता है और बताता है कि मैं यहाँ इसाकू की हिफाजत के लिए हूँ। मिक्यू कहता है, ओ, एक गार्ड डॉग की तरह, बढ़िया है, पर क्या ये याकुजा गैंग के लिए सही है, क्योंकि तुम उनके कैप्टन हो? फिर मिक्यू उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि पापा पापा, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। काया उसे धमकाते हुए कहता है कि उससे दूर रहो। काया के जाने के बाद मिक्यू अपने गार्ड से कहता है कि मुझे अब बिना खून खराबा किए टाइम पास करने का तरीका आखिर मिल ही गया।